एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में बहुत पूछा आता है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स भी क्या होते हैं। तो इसके पहले उन्होंने देखा था डेटा टाइप्स में मेन जो कोर डेटा टाइप होता है, कोर डेटा टाइप होता है नंबर, नन, सीक्वेंस और मैपिंग। ठीक है, और नंबर्स में हम लोगों ने देखा था इंटीजर भी देखा था, फ्लोट भी देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा था और बुलियन नंबर्स को भी देखा था हम लोगों ने। ठीक है, अब इसी तरह से नन को भी हम लोगों ने देखा था। और नन का मतलब होता है कोई भी डेटा टाइप नहीं है। नन का मतलब क्या हो गया, नॉट अ सिंगल डेटा टाइप, जैसे हमारा नल होता है अदर लैंग्वेजेस में, जैसे जावा में और C++ में नल यूज़ किया जाता है, उसके नल की जगह पे हम पाइथन में हम नन यूज़ कर रहे हैं, नन। ठीक है, अब इसी तरह से सीक्वेंस के बारे में भी हमने बताया था। हमने बताया था कि स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट को हम जब कंबाइन कर देते हैं तो इसको बोला जाता है सीक्वेंस। और मैपिंग के लिए जो यूज़ किया गया था डिक्शनरी। तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में अपने हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है गो डेटा टाइप। ठीक, अब इसी डेटा टाइप में हम एक तरीका और होता है रिप्रेजेंटेशन का, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स हो गया। ठीक है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। बेटा एक चीज बताते हैं, सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस हम आपको बुक से ही पढ़ा रहे हैं। और आप इस बुक को अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए और नोट्स भी अपना बनाते रहिए। ठीक है, और क्योंकि अब हम लोग आगे जो है थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है हम लोग को। ठीक है, तो इसलिए आप इसको पढ़ते रहिए और नोट्स अपना बनाते रहिए। ठीक, अब म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप फोन करके, कॉल करके हमसे पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में। ठीक, तो अब म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप क्या होते हैं। ठीक है, द पाइथन डेटा। अब देखिए म्यूटेबल मीन्स क्या होता है और इम्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, म्यूट हो सकता है। म्यूटेबल उसी से बना हुआ है, यानी जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंजेबल होती है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। और इम्यूटेबल मीन्स कि जिसकी वैल्यू चेंजेबल नहीं है, यानी उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होता है। ठीक है, तो अब इम्यूटेबल के बारे में देख लीजिए, इम्यूटेबल डेटा टाइप होता क्या है। तो लिखा है द इम्यूटेबल टाइप, पहले इम्यूटेबल के बाद टाइप में बोला है। इम्यूटेबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो द इम्यूटेबल टाइप आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस, मतलब जिसकी भी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं उस जगह पे, उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल टाइप है। ठीक है, इन पाइथन द फॉलोइंग टाइप्स आर इम्यूटेबल। ठीक, अब कौन कौन से हैं, इंटीजर, फ्लोट, पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल्स। ठीक, तो ये जो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग और टपल, ये 5 जो होते हैं, ये होते हैं इम्यूटेबल टाइप, यानी इसकी वैल्यू को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला इंटीजर आ गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया और टपल हो गया। ठीक, तो अब देखिए सीक्वेंस वाले में, सीक्वेंस वाले से सिर्फ 2 है, एक स्ट्रिंग है और एक टपल है। और नंबर वाले से जितने भी नंबर्स हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके, ये इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और कॉम्प्लेक्स नंबर को, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और ये इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, ये तीनों जो होता है इम्यूटेबल होता है। और स्ट्रिंग और टपल हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, लेकिन इसी तरह से लिस्ट और डिक्शनरी और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो म्यूटेबल होता है। यानी इसका मतलब क्या है, इम्यूटेबल में हम लोगों ने देखा अभी कि इम्यूटेबल टाइप उसको बोलते हैं whose values those that can never change their values in place, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं इम्यूटेबल टाइप में। ठीक है, अब इसी तरह से आगे लिखा है इसमें, इन इम्यूटेबल टाइप द वेरिएबल नेम्स आर स्टोर्ड एज अ रेफरेंस टू अ वैल्यू ऑब्जेक्ट। Each time you change the value, the variable reference memory address changes। ठीक है, सी फॉलोइंग एग्जांपल्स आर द सैंपल कोड आर गिवन बिलो। ठीक, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू p, यानी अब देखिए q इज इक्वल टू 5 दिया है, यानी q इट मीन्स क्या हो गया, q की जो वैल्यू 5 हो गई, इसका मतलब जो है एक वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। ठीक, और फिर p की जो वैल्यू है वो q में चली गई, और फिर r इज इक्वल टू 5 हो गया, r इज इक्वल टू भी 5 हो गया, यानी p इज इक्वल टू 10। इसी तरह से अगर p इज इक्वल टू 10 कर दिया गया, r इज इक्वल टू 7 कर दिया गया
और Q इज इक्वल टू R कर दिया गया। यानी ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है, पहले जो वैल्यूज है पी क्यू आर वाली, ये वैल्यूज तो सेम बनेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे क्या आ रहा है, P इज इक्वल टू 10 हो जा रहा है, R इज इक्वल टू 7 हो जा रहा है, यानी यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे P इज इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे देखिए मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ, तो देखिए यहाँ पे भी दिया है, इनिशियली दीज 3 स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, P इज इक्वल टू 5, Q इज इक्वल टू P और R इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि जो म्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल जो होते हैं, यानी ये रेफरेंस वैल्यूज को यूज करता है। वो किसको करता है? ऑल वेरिएबल्स हैविंग द सेम रेफरेंस, सेम वैल्यू रेफरेंस एंड द सेम वैल्यू ऑब्जेक्ट, दैट इज PQR विल बी रेफरेंस सेम इंटीजर्स होता है। यानी होगा क्या कि मेमोरी में जब हमारा बनता है, जैसे जब वेरिएबल्स बनेंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, जब मेमोरी में वेरिएबल बनेगा, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, स्टेटमेंट दिया हुआ है P, इसमें लिखा है P इज इक्वल टू 5, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या लिखा है? 5 लिखा है। P इज इक्वल टू 5 है, Q इज इक्वल टू P है, Q इज इक्वल टू क्या है? P है, और R इज इक्वल टू भी क्या है? 5 है। ये स्टेटमेंट है। अब देखिए जब ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा, जब ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि P इज इक्वल टू 5, तो यानी होगा क्या कि मेमोरी में ऐसे एक ब्लॉक बन जाता है। सबसे पहले एक ब्लॉक बन गया और इसका नाम क्या हो गया? P हो गया, और इसमें जो वैल्यू स्टोर हो गई वो क्या हो गई? 5 स्टोर हो गया। अब जब P इज इक्वल टू Q लिखा है यहाँ पे, अब जब P इज इक्वल टू Q लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि एक Q नाम का भी वेरिएबल बनेगा, और ये सेम वैल्यू को पॉइंट करेगा, यानी इसका भी नाम जो है वो एक तरह से हो जाएगा Q, इसका भी नाम क्या हो गया? Q हो गया, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई? 5, और P की वैल्यू भी कितनी हो गई? 5। लेकिन R इज इक्वल टू जब 5 लिखेगा, यानी इसका भी मतलब क्या हो गया? वैल्यू यहाँ पे फिर ये भी क्या हो जाएगा? इस R का भी नाम 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक रेफरेंस बना ले रहा है, यहाँ पे ये क्या करेगा? रेफरेंस बना लेगा। तो यानी ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, PQR, यानी ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेफरेंस टाइप की हो जाएगी। ईच इंटीजर वैल्यूज इन एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, यानी इम्यूटेबल टाइप का ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अब इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने लिखा P इज इक्वल टू 10, P इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 10 लिखा, इसका मतलब अब एक दूसरा बन जाएगा, और यहाँ पे ऐसे बन गया, और यहाँ पे इस दूसरे टाइप का P बन गया, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यानी ये अब P हमारा हट गया कनेक्शन यहाँ से, और ये वाला P बन गया, P की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने लिखा R इज इक्वल टू 7, तो R इज इक्वल टू 7 जैसे ही लिखेंगे तो तुरंत क्या होगा? अब ये R वाला खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे एक वैल्यू बन जाएगा, दैट इज R, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये R बन गया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। दिख रहा है? देखिए यहाँ पे जब था, जैसे PQR जब बना हुआ था, PQR जब बना था, तो ये तीनों की वैल्यू लगभग 5 थी, तो तीनों यहाँ पर पॉइंट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही P की वैल्यू अपडेट हुई, P की वैल्यू 10 हो गई, तो एक अलग ब्लॉक बन गया, ये हट गया, और ये एक अलग ब्लॉक बन गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। इसी तरह से जब R की वैल्यू 7 हो गई, तो अलग एक ब्लॉक बन गया, R की वैल्यू 7 हो गई, और ये हो गया, और यहाँ से ये रेफरेंस इसका क्या हो चुका है? कट गया है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इम्यूटेबल टाइप, इम्यूटेबल टाइप होता है, ठीक है। अब इसमें ऑल वेरिएबल्स हैविंग सेम वैल्यूज रेफरेंस एंड द सेम वैल्यूज ऑब्जेक्ट, दैट इज PQR विल ऑल रिफर सेम इंटीजर। इसके केस में जब यहाँ तक ये लाइन नहीं थी, तो ये ऑल रिफरेंस सेम इंटीजर, ये सब PQR, ये तीनों 5 किसको पॉइंट कर रहे थे? 5 को पॉइंट कर रहे थे, ठीक है। वेयर द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट जब हुआ P इज इक्वल टू 10 हुआ, नेक्स्ट सेट जब आया, यानी ये एक सेट एक साथ था, ये जो तीनों सेट था वो एक साथ था, लेकिन जब ये तीनों आया, हम यहाँ पे आया, P इज इक्वल टू 10 हो गया, R इज इक्वल टू 7 हो गया, और Q इज इक्वल टू हो गया R, यानी Q इज इक्वल टू R हो गया, यानी Q इज इक्वल टू R, यानी अब इसमें, यानी इसका मतलब क्या होगा? ये भी जो ये Q बना, ये इसको पॉइंट करने लगा ऐसे, यानी ये इसकी भी वैल्यू 7 हो गई यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया।
अब जैसे ही ये लाइन लिखा गया, when the next set statement executed, that is p is equal to 10, r is equal to 7, q is equal to r, then what will happen? ठीक है, what will happen? Then the value of p is 10 and the value of r is 7, and also we write here the q is equal to r, then the value of q is also referred to the value of r. ठीक है, तो 7 7 दोनों को क्या करने लगे, ये पॉइंट करने लगे जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब क्या है कि जब हमने ये स्टेटमेंट लिखा p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू p, r इज इक्वल टू 5, तो एक मेमोरी एक बना 5 वैल्यू हुआ और सारे तीनों वेरिएबल इसी 5 को क्या करने लगे, पॉइंट करने लगे। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप में क्या होता है कि वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, और ये सेम, अगर वैल्यू सेम है तो सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सब एक इसी को पॉइंट करने लगेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसी में अगर हमने मान लीजिए यहीं पे लिखा पी क्यू आर एस, अगर हमने लिख दिया s इज इक्वल टू s है, ये s इज इक्वल टू 5, अगर s इज इक्वल टू 5 भी लिख दिया तो होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे भी एक वेरिएबल और बन जाएगा और इसका भी नाम क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, और ये भी इसी को पॉइंट करने लगेगा, ये भी क्या करेगा, इसी को पॉइंट करने लगेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे p इज इक्वल टू 10, लेकिन इसी के बाद हमने लिखा p, नेक्स्ट सेट में लिखा p इज इक्वल टू 10, तो जो हमारा p 5 को पॉइंट कर रहा था अब वो कनेक्शन हट गया है, नया वेरिएबल बन गया p इज इक्वल टू 10 हो गया। इसी तरह से r इज इक्वल टू 7 है, तो अब यहाँ से कनेक्शन टूट गया और r इज इक्वल टू क्या बन गया, हमारा 7 बन गया। इसी तरह से q इज इक्वल टू r है, तो यानी अब इसका मतलब क्या होगा, q इज इक्वल टू r होगा, तो यानी r भी 7 को पॉइंट करने लगा, q भी 7 पॉइंट करने लगा। लेकिन अब यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये q भी हट गया जो है। अब यहाँ पे s इज इक्वल टू हमने 5 लिखा है, इसका मतलब जब इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ के बाद जो है मेमोरी का जब एलोकेशन होगा तो मेमोरी कुछ इस तरह से आएगी, यहाँ पे आ जाएगा r और यहाँ पे आ जाएगा s आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, s, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा p की वैल्यू हो जाएगी 10, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 7, और 7 किसका किसका हो जाएगा, 7 हो जाएगा r का, 7 r का भी हो जाएगा और q का भी हो जाएगा, यानी इस तरह से स्टेटमेंट इसका बनेगा। तो ये यही होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम आर इम्यूटेबल मीन्स होता है कि द इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यूज इन प्लेस। ठीक है, अपनी वैल्यूज को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वेरिएबल का नाम बदल जा रहा है, वेरिएबल का पोजीशन चेंज हो जा रहा है इस तरह से। देन दीज वेरिएबल्स नेम्स आर मेड टू पॉइंट टू डिफरेंट इंटीजर ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया, यानी ये इम्यूटेबल जो टाइप होता है वो वैल्यूज को कभी भी वेरिएबल्स का नाम बदल जाता है लेकिन वैल्यूज कभी चेंज नहीं होता है। इन इम्यूटेबल टाइप द वेरिएबल नेम आर स्टोर्ड एज अ रेफरेंस टू अ वैल्यू ऑब्जेक्ट। Each time we change the value, the variable reference memory address changes. See the following. ठीक है, यानी इसकी वैल्यूज क्या होती है, चेंजेस होती जाती है। ठीक, इसी तरह से जो दूसरा टाइप आता है दैट इज म्यूटेबल टाइप होता है। जो सेकंड टाइप है दैट इज म्यूटेबल टाइप। म्यूटेबल टाइप में क्या होता है, अब देखिए म्यूटेबल में क्या होता है। म्यूटेबल मीन्स that in the same memory address new value can be stored as and when we want to when we want। ठीक है, तो म्यूटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, म्यूटेबिलिटी में क्या होता है, म्यूटेबल टाइप में म्यूटेबिलिटी मीन्स दैट इन द सेम मेमोरी एड्रेस न्यू वैल्यूज same memory address the new value can be stored as and when we want। ठीक है, the type that do not support this property are immutable type। और अगर कोई इसको सपोर्ट नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं immutable type। the mutable types are those whose values can be changed in the place। only 3 types of mutable in Python, these are list, dictionary and sets होता है। ठीक है, इसमें कितने थे, इसमें थे 5 में कौन कौन से थे, इम्यूटेबल में इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बुलियन, स्ट्रिंग एंड टपल्स। और यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे सिर्फ 3 हो गए, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स हो गए।
लिस्ट, डिक्शनरी एंड क्या हो गया, सेट्स हो गया, सेट्स हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स। इसका मतलब यहाँ पे इम्यूटेबल जो होता है, म्यूटेबल की वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम। जब भी हम चाहें उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, उसका रेफरेंस भी चेंज हो सकता है। तो लिस्ट, डिक्शनरी आर द एंड सेट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ म्यूटेबल टाइप्स हो गया। तो इट मीन्स क्या हो गया, इम्यूटेबल में वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। और म्यूटेबल में द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड इन प्लेस। ओनली 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेबल इन पाइथन, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप देख ही रहे हैं। टू चेंज अ नंबर ऑफ लिस्ट यू मे राइट, अब जैसे CK इज इक्वल टू CHK इज इक्वल टू 2 4 6 लिखा हुआ है, और 1 अगर हम चाहते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। इस तरह से इट विल मेक द लिस्ट नेमली CHK। अब जानते हैं हम लोग कि लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल टाइप होता है, तो लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स होता है। टपल नहीं होता है, तो लिस्ट जो होता है, लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से होता है, और लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके बनाते हैं प्रोग्राम को। अब इसका भी एग्जांपल एक समझ लेते हैं हम लोग, इसका भी एग्जांपल हम लोग एक देख ले रहे हैं कि कैसे इसको किया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक लिस्ट बना रहे हैं, नंबर इज इक्वल टू, हमने लिखा है 5, 4, 8, 7, 2 ऐसा। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ये लिखते हैं, नम हमने लिखा है लिस्ट में, तो होता क्या है कि लिस्ट में एक ऐसे, और इस लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट हमारा हमेशा किससे रिप्रेजेंट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो होगा क्या कि मेमोरी में ऐसे एक ब्लॉक बन जाएगा, हमने बताया भी था आपको। अब इसका इंडेक्स नंबर हो जाता है, ये 0 1 2 3 4 5 है, यानी 0 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। ठीक, अब इंडेक्स नंबर में जो वैल्यू आती है 5 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया एंड 2 ऐसे। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। हमने लिखा नम ऑफ 3 इज इक्वल टू 18। ठीक, तो अब जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखेंगे, हमने ऐसे स्टेटमेंट लिखा, ऐसे जैसे ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो होगा क्या कि ये नम ऑफ 3 यानी इंडेक्स नंबर 3, यानी इंडेक्स नंबर फिर 3 पे 0 1 2 3 यानी 7 है, इन 7 की जगह पे हमारा तुरंत क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू अपडेट हो जाएगा वो वैल्यू हो जाएगी 5 4 8, और 7 की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो गया, और फिर यहाँ पे हो गया 2। अब जब इसको प्रिंट कराएंगे, नम को जब हमने प्रिंट किया तो ये प्रिंट करेगा 5, 4, 8, 18, 2, इस तरह से वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो ये हमारा लिस्ट होता है और ये म्यूटेबल टाइप होता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स। ठीक, इसी तरह से कुछ अब हमारे कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ये जो पोर्शन है एक्सप्रेशंस वाला, आप देखें ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब एक्सप्रेशन वाले में भी हम लोग को देखना है, इसी में आगे जो अगला है 1.8 है, एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, और ये सब सारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। अब इनको थोड़ा सा एक एक इसका एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, वो अब जैसे जैसे इसमें एग्जाम्पल देना है कि कैसे क्या मतलब है कि कैसे क्या एक्सप्रेशन इवेल्युएट कैसे करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन इवेल्युएशन में मतलब वो दिया हुआ है कि क्या प्रेफरेंस होता है। ये प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका प्रेफरेंस सबसे हाई होता है। देखिए, सबसे हाई प्रेसिडेंस, हाईएस्ट से लोवेस्ट क्या है, तो सबसे हाई प्रेसिडेंस जो होता है वो पैरेंथेसिस का होता है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल, डबल जो स्टार लगा होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, फिर बिट वाइज नॉर, फिर इस तरह से ये सब दिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बिट वाइज एंड, बिट वाइज एक्सऑर, बिट वाइज और, ये कंपैरिजन, रिलेशनल ऑपरेटर, आइडेंटिफिकेशन ऑपरेटर, ये सब दिया हुआ है।
ठीक है, तो इसका प्रेफरेंस दिया हुआ है। अब इसी तरह से इसमें निकालने के लिए आता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं निकालने के लिए। जैसे देखिए, हाउ डू द फॉलोइंग रिलेशनल एक्सप्रेशन बी इंटरनली इंटरप्रेटेड बाय पाइथन। ठीक है, अब इसको कैसे ये इंटरप्रेट करता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है P इज ग्रेटर देन Q, Q इज लेस देन Y जो है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए P इज ग्रेटर देन Q लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, P इज ग्रेटर देन Q, यहाँ पे एंड Q इज लेस देन Y हम खुद बोल रहे हैं, तो इसको अलग अलग एक्सप्रेशन में कर दिया। P इज ग्रेटर देन Q है एंड Q इज लेस देन Y हो गया, तो यानी इसका जो आंसर आ जाए। इसी तरह से यहाँ पे ये भी है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ सेकंड वाले एक्सप्रेशन में A लेस देन और इक्वल टू N है एंड लेस देन और इक्वल टू B है, तो यहाँ पे भी वही किया गया, A इज लेस देन इक्वल टू N हो गया एंड N इज लेस देन और इक्वल टू B हो गया। इस तरह से एक्सप्रेशन इसका रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, अब इवेल्युएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब लॉजिकल एक्सप्रेशंस को कैसे हम इवेल्युएट करते हैं, अब उसके बारे में देखा गया है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है, फिर व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 5 is less than 10 and 10 is less than 5 or 3 is less than 18 and not 8 is less than or equal to less than 18 हो गया। ठीक है, अब इसको आपको बनाना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब एक्सप्रेशन पहले हम लोग लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन जो है हमारा, एक्सप्रेशन है सबसे पहले एक्सप्रेशन है 5 is less than 10, वो भी पैरेंथेसिस में है, एंड 10 is less than 5, 10 is less than 5 और 3 is less than 18 and not 8 is less than 18। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा है कि जो सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है वो किसका होता है, ब्रैकेट्स का होता है। सबसे हाई प्रेसिडेंस ब्रैकेट्स का होता है। तो अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट में, तो अब ये एंड है, तो हम जानते हैं कि 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एक होता है एंड और नॉट। ठीक है, अब इन तीनों में, इसमें एंड वाले में, एंड में और में हमको 2 ऑपरेंड चाहिए। हमको 2 कितने ऑपरेंड चाहिए, 2 ऑपरेंड्स। ठीक है, और नॉट वाले में सिंगल ऑपरेंड चाहिए। नॉट वाले में क्या होता है, सिंगल ऑपरेंड चाहिए। हम लोग डायग्राम भी जान रहे हैं कि जब हम एंड का डायग्राम बनाते हैं तो हमारा एंड का इस तरह से आता है, यानी 2 इनपुट चाहिए रहता है। इसी तरह से और का जब बनाते हैं तो और में भी क्या होता है, 2 इनपुट चाहिए तब एक रिजल्ट आता है। लेकिन नॉट जब बनाते हैं तो नॉट वाले के केस में सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। इसीलिए यही सेम लॉजिक इसमें भी यूज किया जाता है। नॉट के केस में सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, और एंड और आर के केस में 2 इनपुट, मिनिमम हमको 2 इनपुट चाहिए। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे देखेंगे 5 इज लेस देन 10, ये कंडीशन हमारा ट्रू है, और 10 इज लेस देन 5 ये कंडीशन हमारा क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे फॉल्स हो गया। फिर अब यानी, और अब यहाँ पे देखेंगे 3 इज लेस देन 18, 3 इज लेस देन 18 यानी ये कंडीशन हमारा ट्रू है। अब यहाँ पे क्या है, नॉट 8 इज लेस देन ग्रेटर 18, यानी यहाँ पे भी कंडीशन तो हमारा ट्रू है। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे जो हाई प्रेसिडेंस होता है इन तीनों में, एंड और नॉट में सबसे जो हाई प्रेसिडेंस होता है वो किसका होता है, नॉट का होता है। नॉट के बाद होता है एंड होता है, फिर होता है और, ये इस तरह से प्रेसिडेंस होता है, एंड और नॉट। ठीक है, अब एंड और नॉट जब होता है इस तरह से, तो जब से सब हाई प्रेसिडेंस हो गया, यानी इसका जो इस नॉट का जो है सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस हो गया, यानी सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो अब अगली लाइन में जब क्या होगा, नॉट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो नॉट का रिजल्ट क्या आ रहा है, 8 इज लेस देन 18, तो 18 यानी इसको नॉट जो करता है, नॉट जो होता है वो रिवर्स कर देता है। कोई भी कंडीशन होगा तो उसको क्या कर देगा, रिवर्स। तो रिवर्स जब करेगा यहाँ पे, तो नॉट ट्रू है, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे फिर ट्रू है, फिर ये वाला एंड हम लिख देंगे, फिर यहाँ पे फॉल्स है, फिर यहाँ पे और है, और फिर यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू लिख के फिर इसको क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ठीक है, यानी ये आ गया। अब हमारा यानी ये एंड ये हो गया, ये और यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ से ऐसे आ गया। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं कि सबसे हाई प्रेसिडेंस एंड होता है, तो एंड वाले को सबसे पहले सॉल्व करिए, यानी ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, ये दोनों पहले सॉल्व होगा। तो ट्रू एंड फॉल्स, तो हम जानते हैं यानी इन दोनों का रिजल्ट अब क्या आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा हम जानते हैं
कि हम जानते हैं कि एंड का जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जब भी हम एंड का ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हम कंडीशन 1, कंडीशन 2 और रिजल्ट ऐसे बनता है। तो यानी 0 0 पे 0 आता है, 0 1 पे क्या आता है, 0 1 पे भी 0 आता है, 1 0 पे भी 0 आता है और 1 1 पे क्या आता है, 1 आता है। हम ये एंड का ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, क्योंकि एंड में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो सारा रिजल्ट ट्रू हो जाता है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बूलियन अलजेब्रा में इसको पढ़ा था। क्लियर? तो अब जब सारा कंडीशन ट्रू हो जाता है एंड के केस में, अगर ट्रू हो जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है ट्रू है एंड फॉल्स है, ट्रू फॉल्स पे भी हमारा क्या आएगा, एंड के केस में ट्रू, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो हमारा रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। इसी तरह से ट्रू एंड फॉल्स पे भी रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रू एंड फॉल्स पे भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या है, अब जो बचा हुआ है वो और है, तो हम जानते हैं कि फॉल्स फॉल्स पे रिजल्ट हमारा, यानी अब जब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए और का बनाते हैं तो C1 C2 और रिजल्ट, यानी C1 C2 कंडीशन है, कंडीशन 1 कंडीशन 2, तो 0 0 पे 0 आता है, 0 1 पे हमारा 1 आता है, 1 0 पे 1 आता है, 1 1 पे भी क्या आता है, 1 आता है। यानी और के केस में हमारा अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो सारा रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। लेकिन अब यहाँ के केस में देखेंगे तो एक पहला फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है। इसका मतलब क्या हो गया, 0 0 हो गया, तो 0 0 पे क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा, यानी इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना रहेगा एक्सप्रेशन को। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मतलब इसका क्या यूज होगा, क्या वो यूज है, और वो इस तरह के एक्सप्रेशन आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी तरह से एक आता है, एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 5 is less than 8 and 10 is greater than 5, or 10 is greater than 20, or not 5 is greater than 11। ठीक है, अब देखिए ये सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें भी वही चीज़, सेम चीज़, सबसे हाई जो प्रेसिडेंस होगा वो किसका हो जाएगा, नॉट का होगा। तो नॉट को जब सॉल्व करेंगे तो यानी ये 5 इज ग्रेटर देन, ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे 10 ये भी ट्रू है, ये क्या है, ये फॉल्स है, और यहाँ पे नॉट 5 इज ग्रेटर देन 11, यानी कंडीशन तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है, नॉट लगा है, यहाँ और लगा है, फिर ये और लगा है, फिर ये एंड लगा हुआ है, ऐसे। ठीक, तो अब देखिए, अब यानी जो नॉट होता है उसका प्रेफरेंस सबसे हाई होता है, यानी नॉट को जब हम करेंगे फॉल्स के साथ, तो नॉट को जो फॉल्स के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स और ट्रू एंड ट्रू हो गया, ऐसे। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, अब इसमें अब क्या होगा, अब हम जब देखेंगे तो अब हमारा जो प्रेसिडेंस होता है वो एंड का ज़्यादा होता है, हमने बताया भी था अभी आपको। तो एंड का प्रेफरेंस हाई हो गया, तो यानी इसका मतलब इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो इन दोनों को जब सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो ट्रू एंड ट्रू पे हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू और फॉल्स और ट्रू ऐसे आ गया। अब इसका मतलब अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ट्रू और फॉल्स पे हमारा रिजल्ट ट्रू आता है, और फिर ये और हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। इन दोनों को फिर सॉल्व कर देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेशंस मिल सकता है, और एक्सप्रेशंस में आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इस तरह से बना सकते हैं इसका ट्रू एंड फॉल्स। अब इसी तरह से जो इस चैप्टर में एक टॉपिक और दिया हुआ है, दैट इज मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब कि ये जो फंक्शंस होते हैं, ये पाइथन हम लोग को प्रोवाइड कराता है, और उन फंक्शंस के बारे में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है,
ये सब मैथमेटिकल है, मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। तो पाइथन ये मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, और इसमें जो मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस में आप लोग की बुक में दिया गया है, जैसे सील है तो मैथ डॉट सील है। अगर हम इसमें कोई नंबर पास करते हैं, अगर हमने कोई नंबर पास किया तो उसकी वैल्यू को भी देगा। देखो तो मैथ डॉट सील 1.03 अगर हमने पास किया है, मैथ डॉट सील यानी 1.03 अगर हमने पास किया तो मैथ क्या दे रहा है, गिवन 2.0 दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से माइनस है तो -1.0, सील ये इंटीजर दे रहा है। एसक्यूआरटी हम लोग बहुत यूज करते हैं। एसक्यूआरटी क्या करता है, स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करता है। तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ नम इफ नम इज लेस देन 0, डोमेन एरर ऑकर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट दे देगा। 81 का देखिए 9 दे रहा है। अगर इसी तरह से हमने 16 दे दिया तो 16 अगर हमने दे दिया तो 16 का दे देगा 4 दे देगा, यानी स्क्वायर रूट देता है। इसी तरह से एक्सपी यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। फंक्शन रिटर्न द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई राइज टू द ARG पावर होता है। तो ये मैथ एक्सपोनेंशियल ये 2.0 गिव द वैल्यूज ऑफ e टू द पावर 2 यानी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से फैप्स होता है। फैप्स है यानी फैप्स क्या करेगा कि फैप्स फंक्शन रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नम, यानी ये फैप्स जो है एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। इसी तरह से फ्लोर नंबर होता है। इस तरह से हम इन ये जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और इन प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लोर हो गया। इसी तरह से लॉग होता है, हम लॉग यूज़ करना चाहते हैं। फिर इसी तरह से log 10 हो गया, फिर पावर हो गया, पावर फंक्शन हो गया। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया। इस तरह से जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं सबको हम अपने यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोग्रामिंग की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी है हम लोग को एक लाइब्रेरी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, दैट इज इम्पोर्ट मैथ। ठीक है, देन यू कैन मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस एज मैथ फंक्शन नेम हो गया। फिर इम्पोर्ट मैथ हम ऊपर लिख देंगे और उसके बाद हम मैथ्स के सारे फंक्शंस को हम अपने उसमें यूज कर सकते हैं। तो मेन हमारा हो गया सील, SQRT, AXP, फैप्स, फ्लोर, log 10, पावर फंक्शन होता है। ये पावर फंक्शन भी जो है रिटर्न ये बेस और उसके लिए यूज किया जाता है। साइन और कास की वैल्यू को अगर हमको कहीं जरूरत है तो हम उसको भी यूज अपने कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और फिर कल हम लोग मिलते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स और कंडीशन मेकिंग और कंडीशंस बेस्ड सारे प्रोग्रामिंग हम लोग को देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।